हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की भारत दृष्टि कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे 14 चैप्टर हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 15, जो कि है खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले। ठीक है गाइस, एक बार हम लोग क्या है, वीडियो को स्टार्ट करने यानी कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं सिलेबस को। तो गाइज यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो है सिलेबस, और हम कहाँ तक कर चुके हैं इसमें। हम गाइज देखिए, ये चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 14 तक हम कर चुके हैं, कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय कर चुके हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 15। ठीक है गाइज, बहुत सारे चैप्टर हैं हमारे पास, 29 चैप्टर हैं, 208 पेजेस हैं। तो यहाँ हम पहुँचे हैं कुछ 100 पेजेस पे, यानी कि 113 पेज यहाँ पे हो जाएंगे कंप्लीट। तो धीरे धीरे जितने दिन में ये यहाँ तक पहुँचेगा इस उतने ही दिन हमें और बाकी लगेंगे। मतलब ये है कि सितंबर एंड तक ये हम कर देंगे ख़त्म। तो गाइस, अगर इस बात पे खुशी हो रही है आपको तो, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को करिए लाइक। अगर वीडियो सच में पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। और गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस, आपका सपोर्ट मिल रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, अच्छा लगता है। कमेंट करिए गाइस, कमेंट करने पे भी अच्छा लगता है, रिप्लाई करना भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों चलिए, अब यहाँ पे करते हैं सारी बातें ख़त्म और स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। तो गाइस, यहाँ पे है चैप्टर का नाम खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय। इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइस, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय। मंत्रालय में दो विभाग हैं और दो विभाग हैं। एक लिखा है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और दूसरा है उपभोक्ता मामला विभाग, यानी कि डीसीए। उपभोक्ता मामले विभाग जो है जून 1997 में जो है पृथक विभाग बनाया गया था और इसे निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए थे। क्या दायित्व थे? लिखा है आंतरिक व्यापार है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदान अधिनियम 1980, और लिखा है डिब्बा बंद वस्तुओं का नियंत्रण। फिर लिखा है विधिक माप विज्ञान के में क्या है प्रशिक्षण और उपभोक्ता सहकारिता आदि। ठीक है। फिर लिखा है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित उपायों से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खाद्यान्नों की जो है पर्याप्त खरीद, भंडार और खाद्यान्न विवरण करके अनाज का बफर स्टॉक बनाए रखने सहित जो है नीतिगत उपायों के जरिए खाद्यान्न, चीनी और खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करके क्या है लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि भारतीय मानक ब्यूरो। तो नया भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस अधिनियम 2016 वर्ष 2017 से क्या होता है लागू, और इस अधिनियम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में जो है स्थापित किया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि वर्ष 1947 में अस्तित्व में भारतीय मानक संस्थान यानी कि आईएसआई की परिसंपत्ति और दायित्वों को ग्रहण कर भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना एक क्या है वैधानिक निकाय के रूप में की गई है, और जो है ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। फिर लिखा है उपभोक्ता शिकायत निवारण। फिर लिखा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत देश में एक त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। फिर यह अनेक सक्षम ये अपने समक्ष दायर शिकायतों पर जो है निर्णय सुनाता है, उपभोक्ताओं का त्वरित क्षतिपूर्ति करता है। तो इसमें शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता जो विवाद प्रतितोष क्या है क्षतिपूर्ति आयोग, राष्ट्रीय आयोग, जिसके अधिकार क्षेत्र में समूचा देश आता है, जिसका आर्थिक क्षेत्राधिकार 1 करोड़ रुपए से ऊपर के दावों संबंधी उपभोक्ता विवादों शिकायतों का है, और जो राज्य आयोग पर जो है अपीलीय प्राधिकरण है। और इसमें लिखा है 35 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज्य आयोग, जिनका अधिकार क्षेत्र संबंधित राज्य संघ शासित क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्राधिकार 20 लाख रुपए से अधिक और 1 लाख रुपए से की राशि की उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित दावों का है, और जो जिला मंचों के ऊपर जो है अपीलीय प्राधिकरण है। आगे लिखा है इसमें गई तथा 679 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जिला मंच, जिसके अधिकार क्षेत्र में पूरा जिला आता है, जिसका अधिकार क्षेत्र जो है 20 लाख रुपए तक का है। फिर गई आगे जो है नेक्स्ट हमारा वो है छोटा सा लिखा है कीमतों की निगरानी। तो उपभोक्ता मामले विभाग एक कीमत निगरानी प्रकोष्ठ यानी कि पीएमसी का संचालन करता है, जिसका कार्य चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करना है। आगे लिखा है यहाँ पे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। तो यहाँ लिखा है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा जो है भारतीय मूल्य की प्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ अग्रणी जलीय खाद्य शोधकर्ता डॉक्टर क्या नाम है
शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को, ठीक है। और उन्हें यह पुरस्कार विश्व भर में लाखों लोगों के लिए उनके पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार हेतु मछली आधारित खाद्य प्रणाली में उनके अग्रणी भूमिका में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया, ठीक है। और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्हें क्या है, भूखमरी को कम करने और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पुरस्कार राशि कितनी है, $2.5 लाख है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 1986 में जो है विश्व हरित क्रांति के जनक क्या नाम है, डॉक्टर नॉर्म्स बोरलॉग द्वारा की गई थी। फिर लिखा है अनाज की खरीद, लिखा है भारतीय खाद्य निगम जो है आपका एफसीआई किसानों को समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता से विभिन्न राज्यों में गेहूं, धान, मोटे अनाज की खरीद करता है। प्रत्येक जो है रबी और खरीफ मौसम के पहले केंद्र सरकार जो है आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, जिसमें विभिन्न कृषि निवेशों को लागत और किसानों को उसकी उपज के लिए उचित लाभ जो है प्राप्ति को ध्यान में रखा जाता है। फिर लिखा है एफसीआई और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा आपसी सलाह से पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र स्थापित किए जाते हैं। राज्यों को विकेंद्रीकृत जो है आपकी खरीद प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर लिखा है आपका खाद्यान्नों का संचित केंद्रीय पूल स्टॉक 319 लाख टन के बफर मानक की तुलना में 2012 में कितना है, 805.16 क्या लाख टन पहुँच गया है। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। तो भारत सरकार ने जनता को खाद्य सुरक्षा के संकल्प को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बनाया और 2013 से लागू हुआ, ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन चक्र की दृष्टि से उचित दरों पर गुणवत्ता संपन्न आहार सुनिश्चित करके खाद्य और पौष्टिकता सुरक्षित करना है, मतलब सुरक्षा प्रदान करना है। फिर लिखा है उचित दर पर अनाज प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी को कवर रखने का प्रावधान है। फिर लिखा है अधिनियम के अंतर्गत ऐसे परिवारों को 1, 2, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति परिवार 35 किलोग्राम जो आपका मोटा अनाज, गेहूं, चावल प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। प्राथमिकता वाले परिवारों को उपरोक्त रियायती दरों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है 5 किलोग्राम अनाज पाने का अधिकार है। फिर लिखा है प्रारंभ से अंत तक कंप्यूटरीकरण की बात करें तो यहाँ लिखा है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन में प्रारंभ से अंत तक कंप्यूटरीकरण करने की योजना राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लागत साझेदारी के आधार पर लागू कर रहा है। इसकी प्रमुख गतिविधियों में लाभार्थियों की सही पहचान करना, फिर है जाली राशन कार्ड को हटाना, फिर खाद्य सब्सिडी को बेहतर तरीके से लक्षित करना, फिर उचित मूल्य दुकान तक खाद्यान्न आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए सिस्टम आधारित आवंटन की व्यवस्था करना। फिर लिखा है पारदर्शिता लागू करना, पारदर्शिता पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक उत्तरदायित्व तय करना और ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और टोल फ्री नंबर लागू करना जो है शामिल है। फिर गाइस यहाँ पे एक लिखा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। यहाँ पे लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अगस्त 2019 से जो है प्रभाव में आया और इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में शामिल है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना, मतलब प्राधिकरण की स्थापना द्वारा एक वर्ग के रूप में क्या है उपभोक्ताओं को अधिकारों की सुरक्षा, विकास और उन्हें लागू करना तथा इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों का हनन को रोकना। दूसरा लिखा है इसमें जो अनुचित व्यापार व्यवहारों को रोकथाम और यह सुनिश्चित करना कि जो आपका अनुचित व्यापार व्यवहार में कोई व्यक्ति शामिल ना हो। फिर यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों का उल्लंघन कर किसी उत्पाद या सेवा से संबंधित गलत या जो भ्रामक विज्ञापन है वो नहीं बनाए जाए और ये सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति किसी गलत तथा भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन में शामिल नहीं हो। तो दोस्तों अभी हम एक पेज जो पीछे छोड़ के आए पहले हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ लिखा है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ लिखा है कि 12 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक एक ऐसी युक्ति है
है जो वैश्विक और क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी की गणना और उसकी जो है वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए डिज़ाइन की गई है। और इस सूचकांक में कितने 107 देशों को रैंकिंग जो है रैंक दी जाती है। तो GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का प्रकाशन जो है संयुक्त रूप से 2 गैर सरकारी संगठनों या था। कौन कौन से हैं गाइस, यहाँ लिखा है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा लिखा है आपका वेल्थ हंगर हेल्थ, ठीक है, द्वारा किया गया। ठीक है, अब लिखा है ज्ञातत्व है कि GHI का सर्जन 2006 में वाशिंगटन DC जो स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया है। तो हालांकि वर्ष 2018 में IFPRI ने जो है GHI के प्रकाशन में स्वयं को अलग कर लिया है और अब यह सूचकांक क्या लिखा है वर्ल्ड हंगर फील्ड और जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के संयुक्त प्रयोजन के रूप में जो है प्रकाशित होता है। तो इसमें लिखा है GHI को 4 क्या है, इसके 4 संकेतक है। एक हो गया अल्पपोषण, एक हो गया बाल जो है दुबलापन, दूसरा है आपका बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया गया है। तो इस यहाँ पे लिखा है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने को तैयार करता है, जिसमें 0 जो है सबसे अच्छा स्कोर होता है और जो 100 होता है वो सबसे खराब स्कोर होता है। तो स्पष्ट है कि यदि किसी देश का GHI स्कोर जो है 0 है तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि वहाँ कोई भुखमरी नहीं है, जबकि अगर उसका स्कोर जो है 100 है तो उसका तात्पर्य है कि सभी भुखमरी की स्थिति में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी में यहाँ लिखा है फिलहाल ये दोनों ही स्थितियाँ जो है व्यवहार में नहीं पाई जाती, मतलब ये आइडियल मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब लिखा है व्यवहार में 0 से लेकर 100 के बीच स्थितियाँ पाई जाती हैं। अब लिखा है सूचकांक में जो है GHI स्कोर के 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिसके आधार पर क्या है किसी देश की भुखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है। तो गाइस अगर हम बात करें तो अल्प के लिए कितना है, आप 9.9 या उससे कम स्कोर करते हैं तब। ठीक है, और इसमें लिखा है मध्यम यानी कि जो आपका है मॉडरेट चाहिए, तो मॉडरेट में आपका जो स्कोर है वो 10 से लेकर 19.9 तक है। और गंभीर यानी कि सीरियस की अगर हम बात करें तो 20 से लेकर 34.9 तक है। और अब भयावह की बात करें तो 35 से लेकर आपका 49.9 तक है। और क्या मतलब इससे लिखा है कि अगर 50 या उससे अधिक स्कोर है तो भुखमरी जो है मतलब बहुत ही क्या है चरम भयावह है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं इसमें कि जो GHI 2020 में 17 ऐसे देश हैं जहां जो GHI स्कोर 5 से कम है। तो इन देशों में अलग अलग जो है व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, अलग अलग नहीं है तो बल्कि सामूहिक रूप से जो है 1 से लेकर 17 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है। तो जिसमें 5 शीर्ष देश क्रमशः कौन कौन से हैं, तो एक है आपका बेलारूस, बोस्निया हेर्जेगोविना, ठीक है, फिर ब्राज़ील, चीन और क्या चिली है और चाइना है। ठीक है, फिर गाइस यहाँ पे लिखा है GHI 2020 के अनुसार जो है 31 देश जो है भुखमरी की गंभीर स्थिति में है और जो 3 देश जो है यानी कि चैड, तिमोर लिस्ते और क्या है मेडागास्कर भुखमरी की भयावह स्थिति में है। और अगर हम बात करें तो भारत सूडान के साथ जो है आपका संयुक्त रूप से 94वें स्थान पे है। ठीक है, और गाइस यहाँ पे टोटल भारत का जो GHI स्कोर कितना है गाइस 29.7 है और सूचकांक में भारत को गंभीर स्थिति में रखा गया है। किसमें गंभीर स्थिति में भारत। ठीक है गाइस, और इसका रैंक क्या है, भारत की है 94। ठीक है, अब लिखा है कि GHI 2020 में भारत को अपने पड़ोसी देशों यानी कि चीन की अगर हम बात करें 1 से 17th रैंक, और अगर हम बात करें श्रीलंका की गाइस हमारी कितनी है 94। ठीक है, हमारी है 94। चाइना की अगर बात करें 1 से 17th रैंक है और यहाँ पे श्रीलंका की बात करें तो गाइस यहाँ पे है 64। नेपाल की बात करें तो 73 है, बांग्लादेश की बात करें 75 है और पाकिस्तान की बात करें तो 88 है। गाइस इसका मतलब हम जो है सबसे खराब रैंक में अगर हम अपने पड़ोसियों में बात करें तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे। तो गाइस ये हम कर चुके हैं आगे PDS का एकीकृत प्रबंधन। PDS मतलब गाइस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ लिखा है IMPDS योजना को वर्ष 2018 में कार्यान्वित करना प्रारंभ किया गया था। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ लिखा है NFSA के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी रूप से राशन कार्डों को पोर्टेबिलिटी को मतलब राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी को लागू करना, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले योग्य राशन कार्ड धारकों को एक राष्ट्र राशन कार्ड योजना के माध्यम से एक EPOS डिजाइन पर क्या है आपको बायोमेट्रिक आधार
सत्यापन के बाद अपने वर्तमान राशन कार्ड का उपयोग कर देश में कहीं भी अपने पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना जो खाद्यान्न लेने का विकल्प है, मतलब आप भारत में कहीं भी ले सकते हैं। तो इस योजना की जो वैधता है मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। अब लिखा है अन्य कल्याणकारी योजना। तो इसमें पहला है आपका गेहूं आधारित पौष्टिकता कार्यक्रम। तो यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय क्रियान्वित करता है और योजना जो है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनको पौष्टिक और क्या ऊर्जा युक्त आहार देने के लिए जो है समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। अब लिखा है किशोरियों के लिए योजना। तो लिखा है यह योजना जो है केंद्रीय स्तर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय क्या है चलाता है और सबला योजना वर्ष 2010 में 2 योजना यानी कि पौष्टिकता कार्यक्रम किशोरी दूसरा है आपका किशोरी शक्ति योजना को मिलाकर लॉन्च की गई है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, 1 से 11 आयु वर्ग की किशोरियों को पौष्टिकता तथा स्वास्थ्य स्थिति सुधारकर उनके लिए विभिन्न कौशलों को उन्नत बनाकर उन्हें क्या सशक्त बनाना है। फिर लिखा है पौष्टिकता के लिए योजना के अंतर्गत वर्ष में 300 दिन प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिदिन जो है 10 ग्राम आहार देने की आवश्यकता है। अब लिखा है आपका अन्नपूर्णा योजना। तो गाइस ये योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू करता है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन नहीं पाने वाले 65 वर्ष और या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति व्यक्ति निःशुल्क 10 किलोग्राम जो है अनाज दिया जाता है। तो गाइस इसमें लिखा है आहार क्रांति। लिखा है तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जो है शुभारंभ है। ठीक है, ये जो है पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने और भारत में स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन और फलों सब्जियों तक पहुंच स्थापित करने के बारे में एक क्या समर्पित मिशन है। तो इस मिशन का जो है आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। तो ये विज्ञान भारतीय विभाग ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम, विज्ञान प्रसार और प्रवासी भारतीय अकादमिक और वैज्ञानिक संपर्क की एक संयुक्त पहल है। फिर गाइस आगे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वेयर हाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण। तो भारत सरकार ने वेयर हाउसिंग क्षेत्र के विकास, कृषि विपणन में जो है सुधार और कृषि क्षेत्र के लिए अधिक ऋण की व्यवस्था के लिए वेयर हाउसिंग विकास और विनिमय अधिनियम 2007 बनाया है। तो ये जो है लागू कब होता है 2010 में। तो वेयर हाउसिंग में किसान द्वारा जमा किए गए कृषि उत्पादों के लिए जारी जो है निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रसीद प्रणाली से किसानों को ऋण लेने में मदद मिलेगी और इससे व्यस्त फसल मौसम में किसानों द्वारा कृषि उत्पादकों को आनन फानन में बेचने की समस्या पर काबू पाने में भी क्या सफलता मिलेगी। केंद्रीय भंडार निगम विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1957 में कृषि उत्पादों, सामग्री और अन्य अधिसूचित जिन्सों के लिए वैज्ञानिक भंडार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। फिर लिखा है अनाज की गुणवत्ता नियंत्रण। ठीक है, फसल कटाई के बाद अनाज प्रबंधन। तो सरकार विधिवत रूप से केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए अनाज की गुणवत्ता पर क्या है नियंत्रण रखती है। आगे लिखा है भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान हापुड़ यानी कि उत्तर प्रदेश में, लुधियाना पंजाब और हैदराबाद आंध्र प्रदेश की स्थित अनेक फील्ड स्टेशन अनाज के भंडारण प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण अनुप्रयुक्त अनुसंधान विकास से संबंधित कार्य संचालित करते हैं। फिर लिखा है नई दिल्ली स्थित केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लिए गए जो नमूनों का विश्लेषण करके सरकारी खरीद एवं भंडारण वितरण के समय अनाज गुणवत्ता की निगरानी में विभाग की मदद करती है। तो गाइस आगे लिखा है कि अनाज की आयात और निर्यात। तो चावल और गेहूं के निर्यात नीति लिखा है सरकार ने 2011 से निजी पक्षों द्वारा रखे गए स्टॉक में से निजी स्तर पर गैर बासमती चावल के मुक्त निर्यात की अनुमति दी है और मेसर्स NCCF तथा नेफेड सहित राज्य व्यापार
उद्यमों को भी निजी तौर पर रखे गए स्टॉक से गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। तो इसी वर्ष से गेहूं निर्यात की अनुमति भी दी गई है। फिर गाइस यहाँ लिखा है विदेश मंत्रालय द्वारा FCI के केंद्रीय पूल भंडार से मानवीय सहायता के रूप में जनवरी 2020 से अब तक मेडागास्कर को 600 मीट्रिक टन के गैर बासमती चावल और अफगानिस्तान से 53,004 मीट्रिक टन के गेहूं की आपूर्ति की गई है। और 2020 में कोविड-19 से उपजी जो कठिनाइयों से निपटने हेतु सार्क फूड बैंक से भूटान को पहली बार 200 मीट्रिक टन के बासमती चावल भेजे गए हैं। ये निर्यात की बात हो गई। अब बात करते हैं चीनी और चीनी उत्पाद। लिखा है कि भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है उत्पादक है। अब यहाँ लिखा है 2020 की स्थिति के अनुसार देश में 747 चीनी मिलें क्या है स्थापित है, जिसकी पर्याप्त जो है पेराई क्षमता लगभग कितनी है 345 लाख मीट्रिक टन चीनी के उत्पादन की है। तो लिखा है कि चीनी मिलों की क्षमता मोटे तौर पर 2500 टन ऑफ केन डेली से 5000 TCD के बीच है, लेकिन इसमें तेज़ी से विस्तार हो रहा है और यह जो है आपकी 10,000 TCD से पार जा रही है। फिर लिखा है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम। तो लिखा है एथेनॉल एक कृषि आधारित उत्पाद है जो मूल रूप से चीनी उद्योग के शीरा जैसे उप उत्पादों से तैयार किया जाता है। और जिस वर्ष गन्ने की उपज ज़रूरत से ज़्यादा होती है चीनी के भाव क्या होते हैं गिर जाते हैं और उस वर्ष क्या है चीनी उद्योग किसानों को गन्ने की कीमत उपलब्ध नहीं करा पाता। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम प्रदूषण स्तर कम करने के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा बचाता है और क्या है चीनी उद्योग में मूल्य संवर्धन करता है ताकि किसानों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा सके। ठीक है, यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी कि भारत खाद्य क्षेत्र में कार्यरत अनेक एजेंसियों से जुड़ा हुआ है और इसमें क्या है विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है सार्क फूड बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद और क्या है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आदि शामिल है। तो आगे इसमें लिखा है कि खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य सुरक्षा समिति। तो वर्ष 1945 में क्या है स्थापित खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषताएं संपन्न एजेंसियों में से एक है और इसका लक्ष्य क्या है कृषि उत्पादकता बढ़ाकर ग्रामीण आबादी के जीवन स्थिति में क्या है सुधार लाकर पोषक और जीवन स्तर की क्या को सुधारना है। फिर भारत FAO तथा CFS दोनों का सदस्य है और इसमें लिखा है खाद्य सुरक्षा समिति WFS कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी करता है। फिर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद यानी कि IGC। तो लिखा है भारत जो है IGC का सदस्य है और परिषद को वर्ष 1995 में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद के नाम से जाना जाता था और ये गेहूं और मोटे अनाज के मामले में सहयोग के लिए निर्यात और आयात करने वाले देशों का क्या है अंतर सरकारी मंच है और ये क्या है ग्रेन ट्रेड कनेक्शन 1995 को जो है प्रशासित करता है और इसका जो सचिवालय है वर्ष 1949 में लंदन में है जो खाद्य सहायता सम्मेलन के अंतर्गत स्थापित खाद्य सहायता समिति को भी जो है सेवाएं प्रदान करता है। तो भारत वर्ष 1995 में अंतर्राष्ट्रीय अनाज समझौते तथा वर्ष 1995 से लागू अनाज व्यापार समझौते का हस्ताक्षर करता है। भारत को जुलाई 2003 में निर्यात सदस्यों की श्रेणी में शामिल किया गया था। अब आगे है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो दोस्तों यहाँ लिखा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के उद्देश्य से जुलाई 1988 में स्थापित किया गया था। बाद में इस मंत्रालय को विभाग बना दिया गया और कृषि मंत्रालय के अधीन लाया गया। तो इसे वर्ष 2001 में पुनः मंत्रालय बनाया गया और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नाम रखा गया है इसका। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का योगदान की बात करें तो भारत दूध, घी, अदरक, केला, अमरूद, पपीता, आम के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर और इसके अतिरिक्त जो भारत है चावल, गेहूं, सब्जी, बागानी उत्पादों के जो है उत्पादन में जो है विश्व में सेकंड नंबर पे आता है। तो कच्चे माल की प्रचुर आपूर्ति, खाद्य उत्पादों के लिए मांग में वृद्धि और सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब आगे लिखा है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार की अगर हम बात करें तो ये जो रोजगार है संघ क्षेत्र मतलब इसमें लिखा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक प्रमुख रोजगार संघ क्षेत्र है जिसका वर्ष 2017-18 में सभी पंजीकृत कारखाना क्षेत्र में क्या है सृजित रोजगार में 12% जो है हिस्सा है। गाइस आगे है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्व अनुमोदन
के अंतर्गत 100% जो है एफडीआई की अनुमति है। ठीक है, भारत में विनिर्मित और क्या है उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई कॉमर्स सहित व्यापार के लिए जो है अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत क्या है एफडीआई की अनुमति है। फिर लिखा है खाद्य प्रसंस्करण और मेक इन इंडिया कार्यक्रम। तो लिखा है मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत क्या है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र माना गया है और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या है अवसंरचना में निवेश कर रहा है। फिर लिखा है मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक समर्पित निवेशक पोर्टल के माध्यम से संभावित निवेशकों तक क्या है सूचना का प्रसार किया जा रहा है। मंत्रालय खुदरा बाजार में एफडीआई को आकर्षित करने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए क्या है रोड शो भी कर रही है। फिर लिखा है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का वर्ष 2017 में जो है इसका शुभारंभ किया गया और ये क्या है एक समग्र पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा क्या है आउटलेट तक कार्यक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। तो लिखा है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अधीन निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जैसे आपका मेगा फूड पार्क, फिर एकीकृत कोल्ड चेन एंड मूल्यवर्धन अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का सृजन और विस्तार यानी कि यूनिट स्कीम, फिर आपका है कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर और अवसंरचना, फिर आपका है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लीकेज सृजन और खाद्य संरक्षा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और है मानव संसाधनों संस्थान। तो दोस्तों आगे यहाँ लिखा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, चरण 3 है इसका। तो लिखा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को मई और जून 2 महीनों के लिए अतिरिक्त खाद्य आवंटन को मंजूर किया गया और इसके अंतर्गत लिखा है एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले लगभग 79.88 करोड़ लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें लिखा है जो है आपका राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन। मंत्रालय ने वर्ष 2012 में 12वीं योजना के यानी कि पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र और प्रायोजित योजना राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन लॉन्च किया है। तो यहाँ लिखा है CSSNMFP राज्य और संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू की गई है और भारत सरकार ने हाल में नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना किसान संपदा योजना कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास की योजना 2017 में लॉन्च की और 2016 से 20 के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। फिर आगे लिखा है दोस्तों इसी में यह एक क्या है विस्तृत पैकेज है जो खेत से खुदरा दुकानों तक कारगर सप्लाई और श्रृंखला प्रबंधन के साथ जो है आधुनिक अवसंरचना निर्माण में सहायक होगा और ये न केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करेगा बल्कि किसान को बेहतर मूल्य प्रदान करने में सहायक होगा। ये किसान की आयु दोगुनी करने आयु नहीं गाइस यहाँ पे होगा आय, तो आय जो है गाइस यहाँ होगा आय दोगुनी करने और विशेषकर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर प्रदान करने और कृषि उत्पादों की बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण स्तर पर बढ़ाने और प्रसंस्करण खाद्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए बड़ा कदम है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10,900 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दी गई है और उद्देश्य क्या है देश की वैश्विक स्तर पर खाद्य विनिर्माण क्षेत्र की अग्रणी स्थान पर लाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पादों के जो है ब्रांडों को बढ़ावा देना है। तो ये योजना 4 प्रमुख उत्पाद खंडों को प्रोत्साहित करेगी और जिसमें क्या है रेडीमेड खाद्य पदार्थ और प्रसंस्करण फल और सब्जी, समुद्री उत्पाद और क्या है मेज रेला चीज शामिल है। तो इस योजना की जो अवधि है वो 6 वर्ष है यानी कि 2021-22 से वर्ष 2026-27 तक होगी। तो इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान क्या है निफ्टेम। तो मंत्रालय ने वर्ष 2012 में हरियाणा के कुंडली में निफ्टेम की स्थापना की। इसे डी नोवो श्रेणी के अंतर्गत जो है मानद विश्वविद्यालय के रूप में क्या है घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान। तो मंत्रालय ने IIFPT तंजावुर
तमिलनाडु को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में उन्नत किया और योजना के अंतर्गत IIFT को क्या है अवसंरचना सुविधा जो है विकसित करने के लिए धन उपलब्ध कराया। फिर लिखा है जनजातीय सहयोग। फिर अनामय तो लिखा है तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा द्वारा संयुक्त रूप से ये क्या इसका शुभारंभ किया गया। अनामय भारत के आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार के लिए शुरू की गई एक क्या है बहुहितधारक पहल है और यह पहल जो है आपका पिरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा क्या है समर्थित है। चलिए दोस्तों ये वाला भी चैप्टर क्या हो गया हमारा हो गया खत्म। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई सजेशन है तो कमेंट में लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, एक दो वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इस मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया हमारे चैप्टर खत्म और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।